Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the definition of evaporation, its factor affecting and its mechanism. And today we will discuss about the equipment of evaporation. हम जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इवेपोरेटर्स भी बोल देते हैं। तो हम अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम इवेपोरेशन के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है स्टीम जैकेटेड केटल, जिसको हम इवेपोरेटर पैन भी बोल देते हैं। तो इसका प्रिंसिपल रहेगा आपका, स्टीम इज सप्लाई टू अ जैकेटेड केटल, जिसको हम कहेंगे इवेपोरेटिंग पैन, इन विच एक्वस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड, स्टीम गिव आउट हीट टू द केटल and this is transferred to the aqueous extract by conduction and convocation। इसमें क्या होगा, जो आपकी स्टीम होगी वो जैकेट के अंदर सप्लाई की जाएगी। तो विच जैकेट, जो आपका डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि देखो यहाँ पे आपका कोई बॉयलर है जिससे हम स्टीम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर प्रेशर की स्टीम हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए यहाँ पे प्रेशर गेज भी लगा हुआ है। तो आपकी ये स्टीम इस जैकेट के अंदर जाएगी, और इस जैकेट के अंदर जब ये जाएगी तो ये इस पूरे एरिया को हीट कर देगी, क्योंकि ये स्टीम क्या है आपकी बहुत ज्यादा हीटेड है। तो ये जब इसको हीट कर देगी तो अंदर जो पैन के अंदर जो आपका मटेरियल है, जो आपका फीड है, वो क्या हो जाएगी, वो भी आपकी हीट अप हो जाएगी। उसके मॉलिक्यूल्स भी आपके हीट को ट्रांसफर करेंगे, और वो आपकी हीट होने के बाद उसके वेपर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज ट्रांसफर टू द एक्वस एक्सट्रैक्ट्स बाय कंडक्शन एंड कन्वोकेशन। और कंडक्शन हम इसी को बोलते हैं, जो आपके हीट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मटेरियल जो भी फीड प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जब ट्रांसफर करते हैं, या फिर जो आपकी जैकेट की इसके सरफेस ने आपको आगे जो मटेरियल है उसके सरफेस तक क्या किया है, हीट को ट्रांसफर किया है, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन और कन्वोकेशन। दिस टेम्परेचर ग्रेज एंड सोलवेंट मोलिक्यूल्स ट्रांसफर टू द वेपर टेक प्लेस। क्या करेगा, ये टेम्परेचर बेस जो है, जो इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो ये सोलवेंट मोलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड स्टरिंग एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। और इसमें हम कॉन्टिन्यूस स्टरिंग कराते रहेंगे, ताकि जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपके क्या रहे, सेम टेम्परेचर जाए। वो मोलिक्यूल स्टर हो गए, ऐसा नहीं है कि आपके जो नीचे वाले मोलिक्यूल हैं वो ही सिर्फ टेम्परेचर उनको मिले, नहीं, उनको हम स्टरिंग कराते रहेंगे। जैसे स्टरिंग करेंगे तो सारे मोलिक्यूल्स आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये देखो, कंस्ट्रक्शन में आपका ये पूरा ये दिखा रखा है, सिंपल सा ही आपका, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है इसका, सिंपल सा ही है, सिंपल इक्विपमेंट है ये। इसके कंस्ट्रक्शन में देखो, इट इज द हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन इनर पैन कॉल्ड केटल। जो इसके अंदर इनर पैन है, ये अंदर की तरफ जो है पैन, इसको हम क्या कह रहे हैं, केटल। एंड आउटर पैन कॉल्ड जैकेट। और जो ये बाहर की तरफ है आउटर पैन, जो ये होलो है अंदर से, जो स्टीम पास होगी जिसके अंदर से, ये आपकी क्या रहेगी, जैकेट। The two pans are joined to enclose a space through which steam is passed। तो ये दोनों पैन क्या रहेंगी, ज्वाइन होंगी, यानी कि जुड़ेंगी, टू एनक्लोज स्पेस थ्रू विच स्टीम इज पास्ड। ये यहाँ से इसका ज्वाइन रहेगा, इधर से भी ज्वाइन रहेगा, और बीच में एक होलो स्पेस रहेगा जहां से आपकी स्टीम पास होगी। फॉर स्मॉलर क्वांटिटीज, केटल इज मेड अप ऑफ सिंगल शीट ऑफ मेटल। फॉर लार्ज कैपेसिटीज, सेवरल शीट्स आर वेल्ड। तो आपकी जो स्मॉल कैपेसिटीज होंगी उनके लिए तो जो ये लेयर रहेगी वो आपकी सिंगल रहेगी, बट जो आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी लार्ज कैपेसिटीज के लिए, उसके लिए आपके ये लेयर्स को हम बढ़ा देंगे। Though several metals are used as a material of construction of the kettle। तो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स यूज करेंगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। या तो वो आपका मेटल होगा, या आपका स्टेनलेस स्टील होगा, कॉपर होगा, जो आपका ज्यादा हीट को ट्रांसफर करता है इजीली, वो हम यूज करेंगे। कॉपर इज एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर द केटल। अब इसने बताया कि कॉपर क्या है, बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मटेरियल है केटल के लिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से हीट अप हो जाता है, और अपने मॉलिक्यूल जो हीट होने के बाद उसको हीट को बहुत जल्दी आगे ट्रांसफर करता है।
बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी अच्छी है आपके कॉपर की। इफ एसिडिक मटेरियल इज इवेपोरेटेड सम क्वांटिटी ऑफ कॉपर वुड डिजोल्व। अगर आपका एसिडिक मटेरियल है तो आपकी कॉपर की क्वांटिटी क्या होगी, डिजोल्व हो सकती है। फॉर सच प्रिपरेशन टीन कॉपर इज यूज, उनके लिए हम टीन कॉपर यूज करेंगे। एंड आयरन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जैकेट। टीन कॉपर हम ऊपर के लिए यूज करेंगे और आयरन हम बाहर की जैकेट बनाने के लिए यूज करेंगे। बिकॉज इट हैज मिनिमम कंडक्टिविटी, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी आपकी कम होती है। बट हमें जो ऊपर वाली जैकेट है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमें हीट ऊपर की तरफ ट्रांसफर करानी है, तो उसके लिए हम ऊपर कॉपर वाली जैकेट यूज करेंगे। इट हैज मिनिमल कंडक्टिविटी टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ जैकेट। द आयरन इज ईदर टीन और इनेमल्ड ऑन द इनर सरफेस। आयरन आपका क्या रहेगा, इसके ऊपर की तरफ कोई ना कोई लेयर रहेगी, उसको ऊपर की तरफ कोई ना कोई कोटिंग रहेगी। और किससे, रस्टिंग से बचाने के लिए हम आयरन यूज करेंगे और उसके आयरन के ऊपर कोटिंग यूज करेंगे, क्योंकि आयरन आपका जल्दी रस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एट द टॉप ऑफ जैकेट इनलेट फॉर द स्टीम इज प्रोवाइडेड। ऊपर टॉप की तरफ हमने एक इनलेट भी दिया हुआ है स्टीम के लिए। कंडेंसेट लीव्स द जैकेट थ्रू द आउटलेट। और यहाँ पे आपका आउटलेट है, जहां से आपके कंडेंसेट, जो आपके जो हीट है वो आपकी कूलअप होके बाहर निकलेगी वेपर्स की फॉर्म में, यहाँ पे कंडेंस होके आपके वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में थ्रू द आउटलेट प्रोवाइडेड एट द बॉटम। केटल इज प्रोवाइडेड विद वन आउटलेट फॉर प्रोडक्ट डिस्चार्जिंग एट इट्स बॉटम। जो आपका यहाँ से तो आपके स्टीम का आउटलेट है, बट जो प्रोडक्ट का आउटलेट होगा वो आपका बॉटम में है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से आपके जो प्रोडक्ट के लिए आउटलेट रहेगा। नेक्स्ट आती है इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या रहेगी इसकी, द लिक्विड टू बी इवेपोरेटेड इज पोर्ड इनटू द केटल। जो लिक्विड हमने इवेपोरेट कराना है उसको हम केटल के अंदर डालेंगे। स्टीम इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द स्टीम इनलेट ऑफ द जैकेट। जो जैकेट की स्टीम इनलेट थी ये वाली, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टीम को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद द स्टीम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। स्टीम की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा लिक्विड का, जो आपका जैकेट के अंदर, जो आपका उस केटल के अंदर प्रेजेंट है। द कंडेंस स्टीम इज रिमूव फ्रॉम द आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द जैकेट। और जो ये स्टीम है जब ये कंडेंस हो जाएगी तो यहाँ से आउटलेट से आपकी सेपरेट हो जाएगी। द कंटिन्यूअस स्टीयरिंग इज एसेंशियल। कंटिन्यूअस स्टीयरिंग हमें इसकी देनी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हमने इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर देना है, इसलिए टू रिमूव वेपर्स एंड टू प्रिवेंट कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड liter and also to accelerate the rate of concentrated product is collected from the outlet of the kettle at the bottom। जो केटल की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए भी, और 90 उसकी कैपेसिटी कितनी है, अबाउट 90 लीटर्स है, मे बी मेड अप ऑफ फ्लूइड। आपकी क्या कितनी कैपेसिटी है इसकी, 90 लीटर्स है। और ये कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट को कलेक्ट करने की आउटलेट ऑफ द केटल एट द बॉटम। जो आपका कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जब रह जाएगा वो आपका 90 लीटर से कम होगा, और उसको हम नीचे बॉटम से कलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल आपके देखो डायग्राम में, यहाँ से आपका बॉयलर है, इसके अंदर आपकी फीड पड़ी है, इधर से हम स्टीम देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, अंदर ये जो फीड है ये आपकी हीट अप हो जाएगी, और इसको हम कंटिन्यूअस स्टीयरिंग भी कराते रहेंगे इसकी। और फिर जो ये आपकी कंडेंस होकर जब ठंडी हो जाती है स्टीम, तो यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। और ये हम स्टीम तब तक देते रहेंगे जब तक आपका कंसंट्रेट नहीं हो जाता ये प्रोडक्ट। जब आपका कंसंट्रेट होके थोड़ा रह जाएगा तब हम इसको इवेपोरेटिंग पैन में जो नीचे की तरफ आउटलेट है यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसके यूजेस क्या है। इट इज सुटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग एक्वस लिक्विड। जो आपका कंसंट्रेटेड एक्वस लिक्विड होता है उसके लिए सुटेबल है। इट इज सुटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग थर्मोस्टेबल लिक्वर सच एज लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट। लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट हमारे जो आपकी क्रूड ड्रग होती है लिक्वर, जो लिक्वराइज होती है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम स्टीम जैकेट पेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज, इट्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज लो। ठीक है, एडवांटेज इसकी ये है कि बड़ी लो है इंस्टॉलेशन। द कंस्ट्रक्टेड बोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल बैच ऑपरेशन। किस चीज के लिए हो सकती है, स्मॉल स्केल के लिए भी और लार्ज स्केल के लिए भी। इट इज सिंपल इन
कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू ऑपरेट, क्लीन एंड मेंटेन। कंस्ट्रक्शन इसकी इजी है, इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली क्लीन और इजीली मेंटेन कर सकते हैं। स्टीयरिंग ऑफ द कंटेंट्स एंड रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट इज इजी, क्योंकि हम स्टीयरिंग भी इजीली कर सकते हैं और रिमूव भी हम इजीली कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन सच एज कॉपर, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। जो किस चीज की कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होती है, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की और एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर्स क्या होते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सब हम इसमें करेंगे। तो आपका हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर से ही जैसे पता चल रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगी होंगी और वो आपकी इवेपोरेशन में हेल्प करेंगी। तो देखो इसका प्रिंसिपल, इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर स्टीम इज पास्ड थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब which are immersed in the pool of the liquid outside the tube to be evaporated. Heat transfer take place through the tube. देखो ये प्रिंसिपल में यहाँ की बात की हुई है कि ये जो ट्यूब्स लगी हुई है हॉरिजॉन्टली और लिक्विड के अंदर इमर्स है। लिक्विड कौन सा, जो आपकी फीड रहेगी उसके अंदर इमर्स रहेगा, ठीक है। एंड द लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब गेट हीटेड, और उसकी वजह से जब स्टीम इन ट्यूब्स के अंदर से जाएगी तो जो बाहर आपका लिक्विड है वो आपका हीटअप हो जाएगा। द सोलवेंट इवेपोरेट एंड escape फ्रॉम द टॉप, द कंसंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम। ये क्या होगा, जो ये सोलवेंट है, जो लिक्विड इसके अंदर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स आपके ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे और जो आपका कंसंट्रेटेड लिक्विड रहेगा वो हम नीचे से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल के बारे में कि ये इसका प्रिंसिपल रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, जस्ट ट्यूब के बारे में बताना है, कैसे हीटअप होंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको वर्किंग वाला पार्ट बता देना है इसमें, ठीक है। और इसमें भी आपकी कंडक्शन रहेगी, कंडक्शन की वजह से ही आपकी क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देखो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडी मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और स्टील। सिलेंड्रिकल बॉडी, जो ये बाहर वाली बॉडी है, ये आपकी कास्ट आयरन या फिर स्टील की बनी होगी। द एवरेज साइड रेंज फ्रॉम 1.8 टू 2.4 मीटर डायमीटर। इसकी एवरेज साइड रेंज इसकी क्या रहेगी, 1.8 टू 2.4, और इसका डाया क्या रहेगा, 2.4 टू 3.6 मीटर इन हाइट, ठीक है। ये इसका डाया रहेगा, ये इसकी एवरेज साइड रेंज रहेगी। द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टीम कंपार्टमेंट with on inlet for steam at one and vent for non-condensate gas is another end। तो आपकी देखो, जो यहाँ से आपकी क्या है, यहाँ से आपकी फीड है, ये आपकी इनलेट है, और जो आपकी कंडेंसेट होके जो आउटलेट में बाहर की तरफ आएगी वो आपकी कंडेंसेट होके यहाँ से आउटलेट आएगा। जो स्टीम है यहाँ, ये तो फीड इनलेट है, ये स्टीम का इनलेट है और ये स्टीम का आउटलेट है। जब ये स्टीम यहाँ पे आएगी विद हाई प्रेशर आएगी और बहुत ज्यादा हीटअप होगी, पर लेकिन जब ये यहाँ से कंडेंस होगी, ये कूल डाउन होके वेपर्स की लिक्विड की फॉर्म में आपकी बाहर निकलेगी। तो नेक्स्ट आपका है द लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टीम कंपार्टमेंट with no inlet of steam at one and vent is non-condensed gas at another outlet। तो इसने यही बताया इसमें कि वन एंड में आपकी इनलेट है, दूसरे में आपकी आउटलेट है। इट हैज 6 to 8 स्टेनलेस स्टील हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन द स्टीम कंपार्टमेंट। अंदर क्या है आपकी 6 to 8 हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हैं जो आपकी कहाँ पे होंगी, स्टीम कंपार्टमेंट। क्यों बोला है इसको, क्योंकि यहाँ से आपकी स्टीम इनके बीच में ही आएगी, इन ट्यूब्स के बीच में ही आएगी स्टीम। An inlet for feed is provided at one and outlet for vapor is placed at the top। जो आपकी फीड की होगी ये साइड में है और वेपर्स का आउटलेट आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो नेक्स्ट है इसका वर्किंग, ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन के बारे में इसके इंस्ट्रूमेंट की, और अब हम इसकी वर्किंग करेंगे। फीड इज इंट्रोड्यूस इनटू द वेपर अंटिल ट्यूब्स आर इमर्स्ड। हम इसके अंदर फीड, यहाँ से हम फीड डालेंगे, इसके अंदर हमारा सोलवेंट डालेंगे, और कब तक डालेंगे हम, जब तक ये कंसंट्रेट वाला ये यहाँ से ये बंद होगा, उस टाइम पे ये वाल्व आपका, ठीक है, ये बंद होगा, और हम उसको तब तक फिल करते रहेंगे जब तक ये जो दिखा रखा है ना ऊपर की तरफ ये निशान, ये लाइन, यहाँ तक इसको फिल करेंगे जब तक आपकी ट्यूब्स उसके अंदर ढक नहीं जाती, उसके अंदर तक फुल नहीं हो जाता, ठीक है, ट्यूब्स को। तो ट्यूब्स रिसीव हीट फ्रॉम द स्टीम and conduct
इट टू लिक्विड। जो ट्यूब्स होंगी उनसे क्या करेगा, ये ट्यूब्स में से यहाँ से हीट जा रही है, ये ट्यूब्स हीट अप होंगी और ये लिक्विड क्या करेगा, ट्यूब्स में से अपनी हीट लेगा, ट्यूब्स में से एनर्जी लेगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो लिक्विड है वो आपका हीट होना शुरू हो जाएगा। Tube receive heat from the steam and conduct it into the liquid, and steam condensate passes through the corresponding outlet। जो कंडेंसेट होगा वो आपका इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये वाला जो आउटलेट दे रखा है ये यहाँ से स्टीम आएगी आपकी और यहाँ से आपका कंडेंसेट बाहर निकल जाएगा। फीड रिसीव हीट एंड सोलवेंट गेट इवेपोरेटेड। फीड आपकी क्या करेगी, फीड कहाँ से रिसीव होगी, आपकी यहाँ से फीड रिसीव होगी और वो हीटअप होके इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी और ऊपर से वेपर्स आपके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल अ थिक लिक्विड इज फॉर्म्ड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट एट द बॉटम। जो आपका ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यूटी में करते रहेंगे जब तक हमें थिक और कंसंट्रेटेड लिक्विड नहीं मिल जाता। उसके बाद हम जो ये कलेक्ट करेंगे आउटलेट, जो थिक कंसंट्रेटेड लिक्विड है ये कैसे कलेक्ट करेंगे, जो बॉटम में आउटलेट दिया हुआ है वहां से उसको खोल के वहां से कलेक्ट कर लेंगे। इसके यूजेस आपके हैं, इट इज यूज्ड फॉर नॉन विस्कस सॉल्यूशंस दैट डू नॉट डिपॉजिट क्रिस्टल्स ऑन इवेपोरेशन। ठीक है, ये आपके नॉन विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज किए जाएंगे जो आपके क्रिस्टल्स नहीं बनाते, जो आपके क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होंगे। क्योंकि अगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनने लगेंगे तो ये ऊपर जो वेपर वाला वेंट है वहां पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे सारे, है ना क्रिस्टल्स। तो ये सिर्फ नॉन विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज इसकी क्या रहेंगी, इट प्रोवाइड मोर हीटिंग सरफेस फॉर इवेपोरेशन। इसमें हीटिंग सरफेस ज्यादा हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्यूब्स होंगी उतना ज्यादा हीटिंग सरफेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है इट रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए इसमें क्या रहेगा, लेस स्पेस रहेगा। ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ से जब ये इवेपोरेट आपका हो जाएगा ये थोड़ा स्पेस लेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के ऊपर की तरफ की ट्यूब्स आपकी स्पेस ज्यादा फिल नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाए कर रही हैं। ठीक है, तो आपका लेस स्पेस लेगा। इट इज चीप, आपका बहुत ही सस्ता है। द कोस्ट एज पर स्क्वेयर मीटर ऑफ हीटिंग सरफेस इज लेस इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। जो आपका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमें बहुत थोड़ी स्टीम से ही इन सारी ट्यूब्स को हीटअप कर लेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा डिसएडवांटेज इसकी, लिक्विड सर्कुलेशन इज पुअर इन दिस इवेपोरेटर एंड नॉट सुटेबल फॉर विस्कस लिक्विड। क्योंकि ये आपका लिक्विड सर्कुलेशन विस्कस के लिए तो यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका जो इवेपोरेट जो विस्कस लिक्विड्स हैं वो आपके साइड्स में ही चिपक जाएंगे, इसी के अंदर ही चिपक जाएंगे, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। So this is all about your horizontal tube evaporator and your steam jacketed kettle. So thank you for today.